अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो समझ समाज। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, आम दिनों में भी उस पर बहुत बात होती है। और हर दूसरे इंसान को जब हम देखते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि उसको वो बीमारी है जो कि जिसका नाम है, हम आम अंदाज में लें तो शुगर, डायबिटीज़, ज़ियाबतीस, ये तमाम नाम है उसके। अच्छा, नाम से ज़्यादा उसके काम बहुत ज़्यादा है। मैं बताती हूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद आपका अगर सर दर्द भी होता है और आपको बुखार भी होता है तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आप अपने आप को इतना कमज़ोर बना लेते हैं, इस बीमारी के बाद इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि आपको हर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा लगती है। और नॉर्मल डेज़ में तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि उन्हें, जिन लोगों को हाई होती है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ख्याल रखें। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो जब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो उनकी शुगर लो भी हो जाती है। तो उन्होंने ये भी देखना होता है कि मीठा अगर लेंगे तो हमें कितने दिनों बाद मीठा लेना है या बिल्कुल नहीं लेना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। फिर रमज़ान का जब महीना आता है ना, क्योंकि रमज़ान का एक महीना ऐसा होता है हमारा जब हमने रोज़ा रखना होता है और उसके बाद इफ्तार में बहुत एहतियात करनी होती है, जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं। अब दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिलता है अमूमन कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लोगों ने रोज़ा नहीं रखना क्योंकि आपको शुगर है और आपको ऐसा मर्ज़ है, तो आप रोज़ा ना रखें। फिर काफ़ी पेशेंट ये भी कहते हुए नज़र आए कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें मतलब रोज़े में दिन के टाइम हमारी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जो कि होना एक ख़तरनाक चीज़ है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैंने सोचा कि रमज़ान भी है और मौका भी है, दिन भी है, तो क्यों ना आज शुगर एक ऐसा मर्ज़ है उस पर हम डिटेल में बात करें। आज से कुछ टाइम पहले दूसरे चैनल पे मैंने शो किया, मेरे साथ डॉक्टर साहिबा थी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शुगर के मर्ज़ को समझाया देखने वालों को कि आया ये मर्ज़ है क्या, और फिर इसका इलाज होना किस तरह से चाहिए, और फिर आपने अपने लाइफ स्टाइल को लेके चलना किस तरह से। उसके बाद फिर एक इवेंट था माशाल्लाह उनकी तरफ, वहाँ पे भी मैं वहाँ मौजूद थी उनके साथ। और फिर जब हमारी बात हुई अकेले में, जिस तरह से उन्होंने इस मर्ज़ के बारे में छोटी छोटी बातें बताई जो कि बहुत ज़्यादा अहम थी छोटी पर बहुत ख़ास किरदार था उन बातों का, तो मुझे सुन के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। क्योंकि फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे हैं फैमिली मेम्बर्स जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो एक गाइडलाइन मुझे मिल गई कि आया करना क्या है, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को करना है। सिर्फ हमने मेडिसिन नहीं खानी, सिर्फ हमने इंसुलिन नहीं लगानी, हमने अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना है, हमने कौन सी चीज़ों को चेंज करना है। और एक उनकी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जिस तरह से मैंने उन्हें कहा कि एक पेशेंट है वो समझता नहीं है, कह रही मेरे पास लेके आए, मैं समझाऊंगी, मेरा अंदाज़। फिर उन्होंने जो एक मुझे बताया कि किस तरह से मैं समझाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर, बल्कि जब पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं जब बीमार होती हूँ तो ऐसा ही होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं और आपको डॉक्टर अच्छा मिले जो समझाने वाला हो, जो आपकी बीमारी के हवाले से आपको अच्छी गाइड करे अच्छा, और हर एक चीज़ समझाए, तो आधी बीमारी तो मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो जाती है वहीं, और आप फ्रेश हो जाते हो। तो हमारे साथ जो डॉक्टर शकीला है ना, आप यकीन करें कि उससे बात करके आधी बीमारी तो वैसे ही चली जाती है। और वैसे भी एक रिश्ता होता है कुछ लोगों से आपका ज़्यादा मोहब्बत का, तो ये मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। डॉक्टर शकीला काजी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैनी, थैंक यू सो मच इतना मेरा खूबसूरत इंट्रो देने के लिए, आपने तो मेरा दिन बना दिया। नहीं डॉक्टर साहिबा, ये खूबसूरत बल्कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, क्योंकि जब एक इवेंट पे अभी हम साथ थे और मैंने आपसे कंप्लेन की कि एक पेशेंट है हमारे पास जो कि बड़ा तंग करता है और मीठा खाता है, फिर आपने जो जिस अंदाज में मुझे बताया कि मैं इस तरह से पेशेंट से बात करती हूँ तो वो समझ जाते हैं, तुम टेंशन ना करो, ले आओ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक डॉक्टर के अंदर ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सिर्फ वो बीमारी का इलाज ना करे, वो हमारे दिमाग में जो एक शुरू से चीज़ चली आ रही है या हमने अपने आप को एक आदत डाली हुई है, उस आदत को बदलने का भी हुनर होना चाहिए जो आप में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें मरीज, देखें डॉक्टर को जब मसीहा मानते हैं ना, तो मसीहा के अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम उनको काउंसिल भी करें जी, हम उनकी जिंदगी को, उनके लाइफस्टाइल को सुधारें। अगर हम मरीज को काउंसिल नहीं कर पाते तो इसका मतलब डॉक्टर फेल है, डॉक्टर का फेलियर है ये सबसे बड़ा,
कि वो क्यों नहीं समझा पा रहे। हम मरीज को असल में टाइम उतना नहीं देते, डॉक्टर भी मरीजों में इतना मसरूफ होते हैं, बिजी ओपीडी होती है, बट पेशेंट को एटलीस्ट 20 मिनट तो जरूर देने चाहिए ताकि उसकी बात को समझे, और वो जब हमारी ओपीडी से निकल के जाए तो उसकी जिंदगी तब्दील हुई हुई हो, बिल्कुल वो उसका लाइफ चेंजिंग डे हो उस दिन। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान जब आता है तो एक जो सुनने को चीज़ ज़्यादा आती है, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अपने डॉक्टर्स के पास जाने से पहले वो ये ज़रूर बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा भी है मैंने कि रमज़ान आ गया, अब रोज़ा रखें या ना रखें। ये एक बड़ा सवाल होता है कि हम तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर भूख थोड़ी देर ही लगे और कुछ ना खाएं तो हमारी शुगर तो इस हद तक लो हो जाती है कि हम लागर हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि शुगर पेशेंट आया जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या वो रोज़ा रख सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो 3 महीने की शुगर का टेस्ट हम मरीज का कराते हैं, HbA1c जिसको कहते हैं जी। अगर तो मरीज का HbA1c 9 से ऊपर है तो वो रेड जोन में है। अच्छा, ठीक है। अब अगर 9 HbA1c है तो इसका मतलब उसकी शुगर फास्टिंग में भी बढ़ रही है, रैंडम में भी उसकी 200-300 से ऊपर जा रही है, फास्टिंग भी उसकी 150 से ऊपर जा रही है, जब भी उसका HbA1c 9 है। तो अब जो रेड जोन वाले पेशेंट है, फिर उसके बाद अगर मरीज को उसके साथ एसोसिएटेड दिल की बीमारी है, कार्डियक पेशेंट है या गुर्दे का मरीज है, तो वो कतन रोजे नहीं रखेगा। अच्छा। अब उसके बाद हम आते हैं हमारा ग्रीन जोन। ग्रीन जोन ये है कि मरीज का HbA1c तो गड़बड़ है, मगर अगर हम उसकी दवाओं को मैनेज कर लें तो वो शुगर अच्छी अपनी मेंटेन कर लेगा पूरे महीने और वो रोजे रख सकता है। ये तायुन हमेशा रमजान के महीने से 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। हमने फौरन तो जाहिर सी बात है, रमजान में देखिए एक नॉर्मल पेशेंट भी होता है जिसको शुगर नहीं होती, इनिशियली 3 से 4 रोजे उसके मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपका पूरा खाने पीने का पैटर्न तब्दील हो गया। 15 घंटे की आप फास्टिंग कर रहे हो, उसमें पानी भी नहीं पी रहे, और कराची में तो गर्मी इतनी ज्यादा, तो जाहिर सी बात है आपको डिहाइड्रेशन एक नॉर्मल इंसान को ही हो जाती है। तो अगर शुगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगी तो उसका गुर्दा मुतासर होगा जी। तो इसलिए हम अपने तमाम मरीजों को 1 महीना पहले ही समझा देते हैं कि रमजान से पहले आपने आना है, अपनी शुगर चार्टिंग शुरू कर देनी है, फास्टिंग भी चेक करेंगे, और 2 मरतबा अपनी रैंडम से मुराद खाने के 2 घंटे के बाद, किसी भी दोपहर का खाना या रात का खाना या नाश्ते के 2 घंटे के बाद, अगर वो शुगर लेवल्स उनके विद इन रेंज हैं तो वो रोजा उनको रखने की इजाजत है। अगर उनके शुगर लेवल्स 250 से ऊपर या 300 क्रॉस कर रहे हैं तो फास्टिंग में तो शुगर और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा। ये हमारा कंसेप्शन है। हम समझते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी शुगर लो होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप खाना नहीं खाते, जैसे आप बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रहे हो, वैसे भी नॉर्मल दिनों में आप अपनी दोपहर की मील स्किप कर रहे हो, नाश्ता किया और फिर रात का खाना खाया, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जी। तो उस सिचुएशन में जरूरी नहीं है शुगर लो हो, शुगर हाई भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। आपके ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपके ब्रेन को तो वो कार्बोहाइड्रेट के बगैर तो चल ही नहीं सकता ना जी। तो जो लोग जहनी मुशक्कत का काम करते हैं, जब उनका कार्बोहाइड्रेट लेवल ड्रॉप हो रहा होता है तो जिस्म में अलार्म बज जाता है कि भाई शक्कर पैदा करो, और वो शक्कर पैदा करता है आपका जिगर, जो कि धड़ाधड़ शक्कर पैदा करता है जब तक आप खाने का पहला निवाला नहीं लेते। तो ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। और कई सारे मरीज जिनकी शुगर 300 होती है तो वो अपना खाना छोड़ देते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे तो शुगर ड्रॉप होगी, नहीं, वो बढ़ती जाएगी। बल्कि ये सुना है कि अमूमन पेशेंट ये भी कहते हैं कि रमजान आ गए हैं तो अब रोजे रखेंगे और शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो अब वो अपने उस पर आ जाएगी। तो इसका मकसद है कि इन चीजों को पहले फॉलो करना है। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि जब हम मरीज को जब भी कहते हैं, शुगर के मरीज को आपने सुना होगा हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाओ जी, फ्रीक्वेंट मील्स लो, छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लो, एकदम से पेट भर के ना खाओ, थोड़ा खाओ, 2 घंटे के बाद फिर थोड़ा खाओ, ताकि बॉडी का सिस्टम चलता रहे, आपका शुगर लेवल कंटिन्यू चलता रहे। क्योंकि अगर हम 2 घंटा खाने का उसको नहीं बोलेंगे, फिर वो लॉन्गर आवर्स ऑफ फास्टिंग करेगा तो दवा भी काम नहीं करेगी और शुगर भी बढ़ती जाएगी। ठीक।
अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन इफ्तार के टाइम जब जो शुगर के मरीज़ होते हैं, अब शुगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमूमन लोग ज़्यादतीज़ और डायबिटिक पेशेंट वो इतना ज़्यादा नहीं मशहूर, ज़्यादा शुगर ही है तो मीठी बीमारी है हमारी। तो अब ये होता है कि अमूमन इफ्तार में कहते हैं कि भाई हम शुगर के मरीज़ है, सारा दिन तो रोज़ा रखा था, अब इफ्तार में जो है फ्रूट तो खा सकते हैं, इसलिए वो एक बॉल भर के जिसमें तमाम फ्रूट्स होते हैं वो खा लेते हैं। अब मैंने जो हमेशा से सुना था, पता नहीं गलत है या ठीक सही है, बिल्कुल आज मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगी कि एक फ्रूट जो है कोई भी वो शुगर का मरीज़ जो है वो दिन में एक बार खा सकता है। अब वो इतने सारे फ्रूट्स जिसमें जो कुछ फ्रूट्स जो ज़्यादा जिनमें मिठास होती है वो सारे मिक्स होते हैं और वो पूरा बॉल भर के वो फ्रूट भी खाए जा रहे हैं, उसके बाद वो पकौड़े भी खाए जा रहे हैं। और हमने जो सुना है कि रोटी भी थोड़ी सी आपने, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा रोटी भी नहीं खानी है, फिर इस तरह की सब्जियां भी नहीं खानी है। पर मैं देखती हूँ कि वो इन चीज़ों को खा रहे होते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ शुगर अगर बढ़नी है तो वो चीनी से बढ़नी है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब होता क्या है, देखें ये तो हमने जब पूरा दिन रोजा रखा तो हमें किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले ग़िज़ा की जरूरत है, और वो ग़िज़ा आपकी रोटी सालन वो है, ठीक है। पकौड़े समोसे हमारी ग़िज़ा तो है ही नहीं, वो कहीं से भी हमारी अच्छी ग़िज़ा नहीं है जी। तो अगर रोजा खाने के साथ खोला जाए कि डायरेक्टली आप एक खजूर खा लें, शुगर का मरीज एक खजूर खा सकता है, ठीक है। अगर एक खजूर के साथ वो अगर डायरेक्टली खाना खाएं तो वो ज्यादा आइडियल है, बजाय इसके कि पेट पकौड़े समोसे रोल और फ्रूट चाट से भर दिया जाए। आप इस मंचिंग को, फ्रूट चाट को फ्रूट चाट एक छोटी प्याली जो डेजर्ट की प्याली है ना वो खा सकता है शुगर का मरीज, मगर उसमें शक्कर ना हो और मीठे फल, जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा मीठे फल ना हो। उसमें 1/4 एप्पल हो सकता है, 1/4 अमरूद हो सकता है, 1 स्ट्रॉबेरी ये हो सकती है उसमें हम, क्योंकि ये शुगर के पेशेंट्स को हम रमजान में अलाउ करते हैं छोटी प्याली, नॉट अ बिग प्लेट के भरी भी प्याला ना हो, बड़ा छोटा प्याला ले सकते हैं। अगर रॉ फल डायरेक्टली खाएं, 1 सेब खाएं या 1 अमरूद खाएं फिर वो तो बहुत ही अच्छा है, मगर चूंकि पूरा दिन मरीज का दिल भी चाहता है, सब फ्रूट चाट खा रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा जालिम नहीं बनते, हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप खा सकते हैं, तो जिसमें 3 से 4 चम्मच आपकी फ्रूट चाट हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। और फ्रूट चाट में स्पेशली हम लोग तो चीनी भी भर भर के डालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है, क्रीम भी डालते हैं क्रीम भी डालते हैं, तो ये सब जुल्म करते हैं अपने ऊपर, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा मशवरा तमाम शुगर के मरीजों को ये है कि प्लीज आप लोग रोजा अफ्तार अपने खाने के साथ करें। आपने पूरा दिन खाने के लिए भूखे रहे थे, समोसे पकौड़े के लिए भूखे नहीं रहे थे, तो आप डायरेक्टली अगर एक खजूर के साथ खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आइडियल लाइफस्टाइल है। फिर आप नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद आप रात के लिए अपनी मंचिंग रख दे, छोले की प्याली आप खा सकते हैं, दही बड़े की एक प्याली खा सकते हैं, या फल खा सकते हैं, या दूध उसमें स्पगॉल डाल के पी सकते हैं। तो मंचिंग आप रात के लिए रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, रमज़ान का महीना है और फिर उस हवाले से मैंने सोचा कि कुछ बातें जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, शरह ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बात करें। फिर जब हम शुगर के मर्ज़ की बात करते हैं तो शुगर के मरीज़ को जो शुगर की दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल मेडिसिन पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसुलिन पे चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है और वो इस मर्ज़ से उस मर्ज़ में जाके और अजियत में आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट लें, और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ हो चुकी है तो किस तरह से डॉक्टर्स के पास जाएं, कौन सा इलाज जो है वो लाजमी है और फ़ौरन है, किस तरह से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे चीज़ है वो ये है कि हमें कोई भी मर्ज़ हो, किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, हमने पेन किलर लेना है उस टाइम तक कि जब तक पेन किलर हमारी बॉडी पे काम कर रहा है, ठीक है। और जिस दिन हमें लगा कि आज पेन किलर भी उस तरह से काम नहीं कर रहा, हमने हॉस्पिटल जाना ही तब है। तो मैं चाह रही हूँ कि जिन लोगों के साथ अगर डायबिटिक पेशेंट और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कोई किडनी की तरफ तकलीफ़, कोई यूरिन पास करने में तकलीफ़, कुछ इस तरह से महसूस हो रहा है, तो क्या वो अपने डॉक्टर के पास जाके किस तरह का ट्रीटमेंट करवाए, और अगर इस चीज़ में आ जाता है तो फिर वो किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल सकता है।
आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, दवाइयों पे है, तो रमजान में उसकी दवाइयों का क्या स्केड्यूल होगा, किस तरीके से दवाएं लेगा। देखिए, अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपने रमजान से पहले अपने डॉक्टर के पास जरूर जाके अपनी इंसुलिन की डोज करानी है। लेट्स सपोज अगर आप रमजान से पहले सुबह में 20 यूनिट इंसुलिन के ले रहे थे और रात को 10 यूनिट इंसुलिन के ले रहे थे, तो अब रमजान में ये आपका उल्टा सिस्टम हो जाएगा। सहरी में आपका 10 यूनिट हो जाएगा और अफ्तारी में आपका 20 यूनिट हो जाएगा। तो ये जो आपको डोजेज सेट कराना है, ये आपका मॉलेज ही सेट करेगा। कुछ दवाइयाँ रमजान के दिनों में हम सहरी में मना करते हैं और अफ्तारी में अलाउ करते हैं। तो आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, देखें, रमजान एक टोटली शिफ्ट है आपका। आपका खाना पीना, आपकी पूरी रूटीन, आपकी बॉडी एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है रमजान में। तो आप ये ना समझे कि जो दवाइयाँ मैं पहले खा रहा था रमजान में भी मैं वैसे ही कंटिन्यू करूं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाके अपनी दवा का डोजेज सेट कराना है। ये तो इंतहाई नेसेसरी बात है, जो कि बेहतरीन सवाल है एनी का। सेकेंड बात, अगर खुदा ना खास्ता गुर्दे का मसला है या दिल का मसला है आपको, और आपको साथ में डायबिटीज भी है, तो प्लीज तब भी आपने अपने डॉक्टर के पास जाके खुद से कोई दवा नहीं तब्दील करनी या उसका डोज नहीं बढ़ाना। आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अगर आपकी शुगर्स बढ़ी हुई होंगी, आपके जिस्म में दर्दें होंगी, आपको थकन भी होगी, खुद से दवा नहीं लेनी है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वही आपकी दवा सेट करेंगे। एनी, आप शायद कोई सवाल करना चाह रही हैं? जी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अमूमन मैंने जितने लोगों को देखा, शायद ऐसे ही लोग मेरे सामने आए हैं, हो सकता है कि बीमारियां साथ ही डायबिटीज़ पेशेंट को होती हो, पर जितने लोग मेरे सामने आए हैं और मैंने किडनी पेशेंट देखे हैं, ज़्यादातर वो यही कहते हैं कि पहले शुगर का मर्ज हुआ था, कुछ अरसे बाद फिर इस प्रॉब्लम में हम आ गए। तो डॉक्टर साहब, क्या शुगर का मर्ज इतना खतरनाक है, या वो मेडिसिन लेना, या क्या ऐसा है कि हम उस शुगर के मर्ज के बाद हम दीगर मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं? शुगर के बाद शुगर, देखें, एक मैं कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा अलार्म सिस्टम है। अगर आपको शुगर पता चली है तो काइंडली अब आप उसको बिल्कुल भी हल्का ना लें। अब शुगर हुई है, क्योंकि शुगर में क्या होता है, देखिए, सबसे पहली कंप्लेन मरीज को होती है बार बार पेशाब आना। जी, सबसे पहले बार बार जब पेशाब आ रहा है तो पेशाब कहाँ से आ रहा है? गुर्दे से बन रहा है। जी, आपका गुर्दा ड्रेन हो रहा है, थक रहा है दिन में 15 मरतबा पेशाब कर करके, और वो एक तरह से आपके लिए खुदा ने एक अच्छाई भी रखी है। अगर आपको बार बार पेशाब ना आए और शुगर लेवल, क्योंकि वो शक्कर आपके जिस्म से बाहर निकल रही है पेशाब के रास्ते, जी, तो एक तरह से जहां वो ब्लेसिंग है आपके लिए, वहीं पे वो गुर्दे के लिए नुकसानदेह है कि गुर्दा बेचारा थक हार जाता है और वो बहुत जल्दी फेल हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो गुर्दा सबसे पहले फेल होता है शुगर के मरीजों का। अच्छा। और जब गुर्दा मुतासिर होता है तो उसी टाइम पे आंख भी मुतासिर हो जाती है, क्योंकि माइक्रो वेसल्स हैं आंख में भी। तो वो जब न्यूरोपैथी नर्व्स जब डैमेज होती हैं गुर्दे की, तो साथ में आंख की भी हो जाती हैं, उसमें मोतिया हो जाता है, आंखों की बिनाई चली जाती है। दिल की बीमारी फिर साथ में एडजुवेंट हो जाती है, क्योंकि जब जिस्म में से पानी नहीं निकलेगा, गुर्दा खराब होगा, तो दिल का आर्जा भी हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर फालिज हो जाएगा। तो इसलिए ये शुगर बहुत खतरनाक बीमारी है। हम इसमें इतने कॉन्शियस होते हैं कि हम साल में 2 मरतबा तमाम टेस्ट मरीज के, एक नॉर्मल जिसकी शुगर चल रही है उसके भी हम गुर्दे के और दिल के, आंखों के टेस्ट करा रहे होते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो, क्रेटिनिन अगर थोड़ा सा 1.4 भी हुआ, तो हमने अब अलर्ट हो जाना है। अब हमने दवाइयाँ तब्दील करनी है, आपको इंसुलिन पे रखना है, क्योंकि इंसुलिन, देखिए, एक बात और मैं आपके तवज्जुह से करना चाहूंगी, खुदारा इंसुलिन से ना डरे। डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा माजरत के साथ ये सवाल मैं आपसे करने वाली भी थी कि डायबिटीज अगर आपको होती है और आप मेडिसिन पे हैं, तो कितने टाइम के बाद आपको इंसुलिन पे शिफ्ट होना चाहिए? क्योंकि अमूमन लोग फिर डराते भी हैं कि इंसुलिन अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल ना, इंसुलिन ना, टैबलेट पे, मेडिसिन पे रहें। बासुरे, आपको डायबिटीज क्यों हुई? क्योंकि आपके जिस्म में इंसुलिन की कमी है। बिल्कुल। तो आपको डायबिटीज हुई। अगर आपका विटामिन डी कम होता है, आप विटामिन डी लगाते हैं। आयरन कम होता है, आयरन लगाते हैं। तो जब आपके जिस्म में इंसुलिन कम है, तो इंसुलिन लगाने से आपको कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप वो कमी पूरी करेंगे, आपकी शुगर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि जैसे ही डायबिटीज डायग्नोज होती है,
पहले मरीज को इंसुलिन पे रखा जाता है। जब उसके HbA1c तमाम रीडिंग्स अच्छी हो जाती हैं तो फिर उसको मेंटेनेंस डोज पे गोली दी जाती है। हमारे मुल्क में उल्टा सिस्टम है, क्योंकि हमारा मरीज पहले से ही खौफजदा आया हुआ होता है कि कहीं इंसुलिन ना लग जाए, और वो टैबू बन चुका है। हम लोगों ने बनाया है कि नहीं नहीं इंसुलिन आ गया तो इसका मतलब आखिरी स्टेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसुलिन आपकी जान बचाने की ये हार्मोन है बेसिकली, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखा है जो हमारी जान बचाता है। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा। हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ होती है, सेल्स, आपके हेयर, आपके बच्चों का कद बढ़ना, आपके नशो नुमा के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है। जब भी शुगर के मरीज को हर वक्त थकान, सुस्ती, कमजोरी, मल्टीपल इन्फेक्शंस होना, जख्म होना या दिल के मसाइल होना, ये सब क्यों हुए? क्योंकि वो आपका ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन आपके जिस्म में नहीं बन रहा। अगर आप इंसुलिन लगाएंगे, आपको ना दिल का आर्जा होगा, ना आपका गुर्दा खराब होगा, ना आपकी आंख की बिनाई जाएगी। तो अगर आप बल्कि खुद डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर हमें इंसुलिन पे रखें, हमें ये तमाम बीमारियां नहीं चाहिए, बिल्कुल जितनी भी गोलियां हैं शुगर की उन सब साइड इफेक्ट्स हैं, फॉर श्योर हैं। वो आगे चल के कोई जिगर मुतासिर करेगी, कोई गुर्दा मुतासिर करेगी। इंसुलिन वो दवा है जो बिल्कुल सेफ है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखें, जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसको इंसुलिन पे रखा जाता है जी, उसको गोली नहीं दी जाती। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में पैनाडोल तक मना की जाती है कि पैनाडोल भी ना खाएं, बहुत एहतियात के साथ गोलियां खाएं। इंसुलिन वो वाहिद दवा है जो प्रेग्नेंट औरत को दी जाती है ताकि बच्चे और माँ दोनों की सेहत पे कोई मुश्किल ना आए, दोनों सेहतमंद तरीके से माँ अपने 9 महीने निकाले और बच्चा बिल्कुल सेहतमंद पैदा हो। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि हाउ इंसुलिन एक्ट इन अवर बॉडी एंड इट इज टोटली सेफ। तो इंसुलिन, इसका मतलब है आज ये जवाब देखने वालों को मिल गया, क्योंकि अमूमन लोग इंसुलिन से डरते हैं कि इंसुलिन नहीं लगवाना। इंसुलिन पे अगर हम शिफ्ट हो गए और हमें डॉक्टर ने अगर कहा है कि अब आपने इंसुलिन लगानी है, तो इसका मतलब है कि अब ख़तरनाक सिचुएशन है। हालांकि ऐसा नहीं है, आज ये चीज़ क्लियर होगी। डॉक्टर साहिबा, लास्ट में हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्लीज़ आप सब लोगों को मेरी एक ही गुजारिश है कि रमज़ान सेहत बनाने के लिए आया है, सेहत बिगाड़ने के लिए नहीं आया। और रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि खानों के दस्तरखान सजे। कम खाइए, सेहतमंद खाइए, ऐसी ग़िज़ा लीजिए जो आपके लिए मौजू है। आप जितना भी ये जंक फूड खा के अपनी शुगर बढ़ाएंगे, अपनी तबीयतें ख़राब करेंगे, तो बेहतर ये है कि अच्छे खाने और अच्छी ग़िज़ा पे रहें, अपने आप को बीमार ना करें, रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम पे टेलीफोन लाइन में मौजूद थे, और साथ साथ आज डायबिटीज़ जो कि शुगर का एक ऐसा मर्ज़ जो पाकिस्तान में हम समझते हैं कि हर दूसरे इंसान को है। नॉर्मल डेज़ में भी शुगर के मरीज़ परेशान रहते हैं कि आया हमने क्या खाना है, और अगर खा लिया है तो अब शुगर बढ़ गई है, अब हमें रोज़ चेक करना है, मेंटेन कैसे रखना है अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी तमाम चीज़ों को, जिसके लिए एक मुश्किल होती है। फिर रमज़ान जब आते हैं तो कुछ लोगों का जहन ये होता है कि अब रमज़ान आ गया और हमारी शुगर हाई थी तो हम लोगों को अब रोज़ा रखना है, हमारी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि शुगर में अगर रमज़ान में हमने रोज़े रखे तो हमारी शुगर लो हो जाएगी। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे जहन में था जो सवाल करने के बाद यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी शुगर हाई भी है, पर उसके लिए 1 महीने पहले आपने टेस्ट करना है, जिसमें आपको डॉक्टर बताएगा कि आया आपने रोज़ा रखना है या नहीं रखना। तो शुगर के मरीज़ को, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, कि लाजमी नहीं है भूखा रहना कि जिससे वो उसकी शुगर कम हो जाए, भूखे रहने से उसकी शुगर बढ़ भी सकती है। तो ये तमाम चीज़ों पे आज हमने कोशिश की कि इस टॉपिक को पूरा कवर करें, ताकि एक अवेयरनेस जो हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को मिले, क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस की ही कमी है। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक टीवी स्क्रीन पे लेके आऊँ और आप लोगों को अवेयरनेस मिले, और आप अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ों को ऐड करें जो आपकी ज़िंदगी को आसान करे। क्योंकि जब हम लोगों से मिसगाइड होते हैं तो हम अपनी सेहत, अपने जिस्म के साथ एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसका भयानक किस्म का एंड होता है। यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपके दिल को छू गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।